वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए यहाँ पर हम लोग जो यूपी पीसीएस 1 अगस्त को एग्जाम होने वाला है एग्रीकल्चर का, उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे थे। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 हल कर लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हल करेंगे। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तो जो है ये यूथ पब्लिकेशन के जो आई हुई बुक है उसके प्रैक्टिस सेट हैं। इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं जो कि हम आप लोगों को विद इन 2 डेज़ में प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और आज पहला ही दिन है इसमें शुरू किए हुए। तो देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट में पूरे 80 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो 1 तारीख को पेपर होने वाला है उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन जीएस के होंगे। ठीक है, और बाकी के 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको हम लोग पहले कवर कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2 दिन में आप लोगों को 8 टेस्ट यहीं पे मिलेंगे और आप भी कोशिश करिएगा कि 2 ही दिन में इनको करके ख़त्म कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा अपने अपने किताब में, बुक्स में। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी में ये उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र और उनकी सूची सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए जैसा कि सबको पता होगा कि पूरे भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र 15 हैं अकॉर्डिंग टू योजना आयोग। ठीक है, और अगर ICAR की बात करें तो इसके अनुसार तो 131 होते हैं, लेकिन 15 ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 9 होते हैं। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र। तो इसमें यहाँ पे देखिए पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में तो कौन पाया जाएगा, तो पश्चिम के क्षेत्र में कौन सा राज्य पड़ता है, तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो पश्चिम में एक सेकेंड, पश्चिम में गौतम बुद्ध नगर पड़ता है। तो इसका पश्चिम में क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ए नंबर का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। और देखिए यहाँ पर मध्य मैदानी क्षेत्र में कौन सा पड़ेगा, तो कौशाम्बी जो है मध्य मैदानी क्षेत्र का भाग है। ठीक है, और उत्तर पूर्वी मैदान, तो उत्तर पूर्वी मैदान में कौन सा आएगा, तो सिद्धार्थनगर आएगा। देखिए उत्तर पूर्वी मैदान में सिद्धार्थनगर, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर वगैरह आते हैं। और बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो है ललितपुर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है SRI पद्धति। तो धान की खेती के लिए उपयुक्त बीज दर क्या है, तो देखिए SIR पद्धति, इसको सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था, तो इसको सबसे पहले मेडागास्कर में शुरू किया गया था। मेडागास्कर द्वीपीय देश है, देखिए हिंद महासागर में। इसको शुरू किसने किया था, तो फादर हेनरी। ठीक है, किसके द्वारा, फादर हेनरी डिलेलिने। ठीक है, के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें होता क्या है कि इसकी बीज दर जो होती है 6 से 8 kg प्रति हेक्टेयर ही इसमें बीज दर लगती है। और इसकी रोपाई की जो पद्धति होती है 25 × 25 सेंटीमीटर की दूरी पर और 2 सेंटीमीटर की गहराई तक बीज को रोपित किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है जो रोपित धान की अधिकतम किल्ले निकलने की अवस्था कब आती है, तो देखिए ऑप्शन है 20 से 25 दिन, 35 से 40 दिन, 50 से 55 दिन या फिर 60 से 65 दिन। तो रोपाई के कितने दिन बाद मतलब अधिकतम किल्ले निकल आते हैं, तो देखिए रोपाई के 35 से 40 दिन के बाद धान की फसल में जो है अधिकतम किल्ले निकल आते हैं। ठीक है, और पेनिकल स्टेज कब आती है धान में, तो 55 से 60 दिन के बाद पेनिकल स्टेज आ जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट है जो सरसों के फल का विगलन की प्रस्तुत, मतलब सरसों का जो फल विगलन होता है तो उसकी प्रस्तुति कब होती है, तो ऑप्शन है 10 दिन आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई के 10 दिन बाद, या बुआई के 20 दिन बाद, या फिर बुआई के 30 दिन बाद, या फिर बुआई के 40 दिन बाद। देखिए बुआई के ये 20 दिन बाद होता है मेनली। ठीक है, इसमें होता क्या है, जब बुआई का जो 20 से 25 दिन हो जाता है तो जो पौधा है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। तो इनकी उचित दूरी बनाए रखने के लिए जो ज़्यादातर पौधे खेत से निकाल दिए जाते हैं और उचित दूरी मेंटेन करके, ताकि अधिक से अधिक पैदावार हो सके, इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है सरसों के प्लांट में। नेक्स्ट है मूंगफली दाने में, मतलब इसमें कितना तेल और कितना प्रोटीन पाया जाता है। देखिए मूंगफली दाने में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 20% ही होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 26% होती है मूंगफली दाने में, तो 26% के करीब कौन सा है, तो ये है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तेल इसमें कितना होता है, तो 45% होता है। ठीक है, प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका सोयाबीन में पाया जाता है, ये 42% का होता है। फिर उसके बाद कुसुम के प्लांट में पाया जाता है, ये 40 से 45% के बीच पाया जाता है।
फिर उसके बाद प्रोटीन जो है मूंगफली का नंबर आता है, ग्राउंड नट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ग्राउंड नट में कितना 26%, और तिल में सबसे कम प्रोटीन होता है 18 से 20%, ठीक है। और अगर तेल की बात करें तो तेल जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका। तो सबसे ज़्यादा तेल किसमें पाया जाएगा, तो तिल में, क्योंकि इसमें प्रोटीन कम होता है लेकिन तेल में तेल ज़्यादा होता है। और उसके पश्चात मूंगफली में तेल होता है 45% के करीब मूंगफली में होता है, ग्राउंड नट में, ठीक है 45%। और तेल में कितना होता है, तो 46% से 52% तक, 46 से 52% तक, ठीक है, याद रखिएगा ये आप लोग। और यहीं अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में तेल मात्र 20% होता है। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, जो जौ की किस्म है और इसके उगाने की स्थिति को सुमेलित करना है यहाँ पर। ज्योति, हरितिमा, नरेंद्र जौ 2 और प्रगति। तो ये जौ की किस्में हैं। तो देखिए प्रगति तो माल्ट के लिए इसको उगाया जाता है, तो इसका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। नरेंद्र जौ 2 ये जो है क्या है, मतलब जहाँ सिंचाई ना हो पाए वहाँ पे इसको अनइरिगेटेड एरिया में नरेंद्र 2 को उगाया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, जो ज्योति है ये सिंचित एरिया में उगाया जाता है, सिंचित जो समय पर होती सिंचाई उसमें, और हरितिमा सिंचित पिछेती में उगाया जाता है, ठीक है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा हो जाएगा। राइट आंसर का डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस सहफसली खेती में लाभदायक प्रभाव उस फसल पर आपस में पड़ता है। देखिए सहफसली खेती का मतलब कि ये ऑप्शन देखिए, शरतकालीन गन्ना आलू, शरतकालीन गन्ना राई, गन्ना चावल या गन्ना गेहूँ। तो देखिए इसमें गन्ना आलू इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर इनको एक साथ बोया जाता है गन्ना आलू को, तो इसका मतलब ये होगा कि जब इनको एक साथ बोएंगे तो इनका जो कुल उत्पादन होगा वो अगर इनको अलग अलग करके बोया जाता है तो उससे भी ज़्यादा इनका उत्पादन होता है। तो यही हो जाएगी आप लोगों की सहफसली खेती, यानी कि दोनों को इससे लाभ मिलता है, ठीक है। अगर गन्ना और आलू का उत्पादन को अगर अलग अलग इनको उपजा के देखें तब भी उससे ज़्यादा ही इनका मतलब जो संयुक्त खेती होती है गन्ने आलू की, शरतकालीन गन्ने आलू की, तो ज़्यादा होती है ये। तो इसलिए ये सहफसली का एग्जाम्पल है। रैले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन है। तो देखिए रैले क्रॉपिंग क्या होती है आप लोगों को तो पहले बता चुके हैं हम। ये रैले क्रॉपिंग हो गया। रैले दौड़ प्रतियोगिता होती है उसी से वर्ड लिया गया है। यहाँ पर एक धावक प्रतियोगिता खत्म नहीं कर पाता है, दूसरा स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार एक क्रॉप कट नहीं पाती, दूसरी पहले बो दी जाती है, ठीक है। तो ये रैले क्रॉपिंग हो गया। तो इसका संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक तो एस बेंस थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। MS स्वामीनाथन, तो ये जो हरित क्रांति के जनक है अपने भारत में। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु। देखिए उत्पादकता सबसे अधिक तमिलनाडु में, और उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है गन्ने का, यूपी में होता है, उसके पश्चात महाराष्ट्र में होता है। यहीं पर अगर चीनी की बात करें तो चीनी सबसे अधिक महाराष्ट्र में होती है, उसके पश्चात यूपी में उत्पादन होती है। अगर पूरे ओवरऑल गन्ने की बात करें विश्व में तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, उसके बाद इंडिया में होता है। ये याद रखिएगा आप लोग सब डेटा। बढ़ते नेक्स्ट है, बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम क्या होता है। तो कवकनाशी, कीटनाशी या जीवाणु कल्चर, या फिर जीवाणु कल्चर, कवकनाशी, कीटनाशी, या फिर कीटनाशी, कवकनाशी, जीवाणु कल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए कवकनाशी, कीटनाशी, उसके बाद जीवाणु कल्चर। जीवाणु बैक्टीरियल कल्चर इसलिए इसको लास्ट में रखा जाता है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको बचाना होता है, इसलिए बैक्टीरियल कल्चर लास्ट में होता है। ये इससे आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राई की खेत में खरपतवार नाशी कौन सा होता है। तो देखिए 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें पेंडीमेंथिलीन का छिड़काव, या फिर पेंडीमेंथिलीन का छिड़काव 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन बाद, या फिर यहाँ पे बुआई के समय की बात हो रही है, यहाँ पे बुआई के 2 दिन बाद हो रही है। यहाँ पे पेंडीमेंथिलीन का छिड़काव जो है 6.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से जमाव से पहले, या फिर 3.3 की दर से बुआई के 30 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर देखिए बी होगा, ठीक है। पेंडीमेंथिलीन का छिड़काव 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन बाद कर देना चाहिए, ठीक है, अगर राई के खेत में खरपतवार का नाश करना है तो। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, हरित क्रांति की जंग किससे कहा गया है। तो देखिए विश्व लेवल पे तो डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग को कहा गया है, और लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है ओरोबंकी खरपतवार, ये पूर्ण जड़ परजीवी है या पूर्ण तना परजीवी है। तो देखिए ओरोबंकी ये पूर्ण जड़ परजीवी है, ठीक है। पूर्ण तना परजीवी ये अमरबेल होता है, इसको याद रखिएगा। ओरोबंकी पूर्ण जड़ परजीवी है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा।
बाकी ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट है सोयाबीन का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है, तो ब्राज़ील, चीन, भारत या फिर अमेरिका। तो देखिए ये जो है पूर्वी एशिया का भाग है, पूर्वी एशिया का है या फिर चीन, तो सोयाबीन वहीं से उत्पत्ति हुई है सोयाबीन की, ठीक है। जो मूंग और उड़द की दाल होती हैं ये सब, ये जो है भारत में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ब्राज़ील से तंबाकू की उत्पत्ति ब्राज़ील में मानी जाती है, ठीक है। आलू और तंबाकू ये याद रखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, तंबाकू और आलू ब्राज़ील में, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे तंबाकू आलू अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में माना जाता है उत्पत्ति, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। ब्राज़ील में मूंगफली की उत्पत्ति मानी जाती है, मूंगफली, और तंबाकू आलू दक्षिण अमेरिका में यानी कि साउथ अमेरिका। बढ़ते नेक्स्ट, सोयाबीन का उत्पत्ति केंद्र ये हो गया। स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची क्या है, तो ये झूम कृषि भी इसको बोलते हैं, ज़्यादातर अपने देश में जो है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, झूम खेती। बढ़ते नेक्स्ट है, सर्वाधिक उष्मा सहन वाली गेहूं की प्रजाति क्या है, तो ऑप्शन है PBW 343, PBW 443 या फिर K 307 या फिर PBW 14। तो देखिए यहाँ पर सर्वाधिक जो उष्मा को सहन करने वाली PBW 14 प्रजाति है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, PBW 14। बढ़ते नेक्स्ट, अगर इसका उत्पादन देखें तो ये 36 से लेकर 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में इसका उत्पादन हो जाता है, PBW 14 का। नेक्स्ट है SIR पद्धति, जो धान की रोपाई की SR पद्धति है, तो कहाँ से लिया गया है, तो अभी हमने आप लोगों को बताया था, ऑप्शन जापान, चीन, कोरिया, मेडागास्कर। तो मेडागास्कर से ली गई, ठीक है। हिंद महासागर का ये द्वीपीय देश है। बढ़ते नेक्स्ट है, कैलोना एक प्रजाति है, तो किसकी है, ऑप्शन सूरजमुखी, अलसी, सरसों या फिर कुसुम की। तो देखिए कैलोना एक सरसों की प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। कैलोना सरसों की प्रजाति है। तो अब इसके और भी सरसों की प्रजातियाँ इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी होती हैं देख लीजिए आप लोग, क्रांति, वरुणा, ठीक है, कृष्णा, पीताम्बरी, पूसा, स्वर्णिया और पूसा अग्रहणी, ये सब इसी की प्रजातियाँ हैं, ठीक है। करिश्मा वगैरह सरसों की ही हैं। बढ़ते नेक्स्ट, जीरो टिल कम फर्टी ड्रिल की सहायता से गेहूँ की बुआई जो है गेहूँ की बुआई के समय पहले किया जा सकता है। तो देखिए गेहूँ की, देखिए मेनली होता क्या है, ये जीरो टिल कम फर्टी ड्रिल जो एक तकनीकी है जो गेहूँ की बुआई में यूज होती है। तो अगर इससे हम लोग करते हैं तो गेहूँ की बुआई जो है 7 से 10 दिन पहले हम लोग कर सकते हैं। कैसे कि जो धान की फसल खड़ी होती है, तो धान की फसल में को काटने के काटने के पश्चात ही तुरंत इसको बिना जुताई के ही बो दी जाती है, ठीक है। तो इससे 7 से 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, यहाँ पे खरपतवार नाशी है और यहाँ पर फसल है, तो इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मक्का में ट्राइनथीमा मोनोगाइना और गेहूं में इकाइनो कोलोना या फिर धान में इकाइनो कोलोना, ठीक है, कुर्शगाली, और आलू में साइप्रस रोटंडस। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कौन सा मैचिंग नहीं है। तो देखिए इसमें बी नंबर मैचिंग नहीं है, ठीक है, इकाइनो कोलोना, ठीक है। क्लोवा जो कोलोना है ये जंगली धान, ये गेहूं में नहीं होता है, ये जो जंगली धान होता है ये उसका नाम है। तो ये वो धान में ही होता है, ठीक है। जो गेहूं में तो मेनली जो गेहूंसा रोग होता है जिसको वैज्ञानिक नाम सेफिलिस, एक सेकेंड, वैज्ञानिक नाम इसका क्या होता है, सेलेरिस माइनर, तो वो होता है गेहूं में, इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, गेहूंसा। बढ़ते नेक्स्ट, बाकी सब मैच सही मैच है, ये आप लोग याद रखिएगा, तीनों सही मैच है। नेक्स्ट है अरहर और गेहूं फसल चक्र में अरहर, कौन सी अरहर उपयुक्त होगी, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, T7, T17 बाहर या फिर UPAS 120। तो ये इसका UPAS 120 है, ये इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये 120 दिन में फसल तैयार हो जाती है अरहर की। तो इस फसल चक्र में यही मुख्य रूप से उगाई जाती है अरहर। नेक्स्ट है धान, गन्ना, पेडी, मूंग के फसल चक्र की गहनता कितनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, गहनता पूछी गई है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, तो क्रॉप इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है, देखिए फसलों की संख्या लिख लीजिए, फसलों की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखिए 4 है, और उन कितने सालों में होते हैं, तो ये तीन वर्षीय फसलें हैं, ये चारों मिला के 3 वर्ष में उत्पादन होगा, और गुणे 100। तो जब इसको आप लोग काटेंगे तो 133.33 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। बढ़ते नेक्स्ट है कौन सी सह फसली खेती चने
चने के जो जो उकठा बीमारी होती है उसके प्रकोप को कम करती है। तो ऑप्शन है चना अलसी, चना राई, चना गेहूँ या फिर चना जौ। तो देखिए इस रोग को कम करने के लिए चना अलसी को साथ में बोया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते नेक्स्ट, अंतः फसली खेत लाभदायक होता है पर जब भूमि जो है भूमि का तुल्यांक अनुपात कितना हो। ऑप्शन है 0 या फिर 1 से कम या फिर 1 या 1 से अधिक। तो इसका 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, मेनली जो मानक होता है तो 1.4 होना ही चाहिए, लेकिन 1 से अधिक ही होना चाहिए। नेक्स्ट है सूखे की स्थिति में जो है ज्वार के पौधे के किसी भाग में जो है धुरिन का संश्लेषण होता है। धुरिन का संश्लेषण, तो धुरिन मतलब क्या होगा? धुरिन मतलब होता है हाइड्रोसाइनिक अम्ल, इसको बोलते हैं धुरिन। तो इसका संश्लेषण कहाँ होता है? जड़ों में, पत्तियों में, तनों में या फिर सभी भागों में। तो देखिए इसका संश्लेषण जो है जड़ में होता है। ठीक है, ज्वार के पौधे के जड़ में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते नेक्स्ट है गेहूँ शोध निर्देशालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलोर, करनाल या फिर लुधियाना। तो गेहूँ शोध निर्देशालय देखिए करनाल में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। डेयरी अनुसंधान केंद्र भी करनाल में, गेहूँ शोध निर्देशालय भी करनाल में। बढ़ते नेक्स्ट है केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध का पूछा गया है। तो ऑप्शन है आगरा, देहरादून, चंडीगढ़ या फिर उटकमांड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है, यूके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगर और यहाँ पर बात करें जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कजरी जोधपुर में स्थित है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जल विभव का जल पौधों को उपलब्ध होता है। ऑप्शन है 15 बार दाब का, या फिर 31 बार, या फिर 0.3 बार से लेकर 15 बार तक का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.3 से लेकर 15 बार तक का। और अगर यहीं पर अगर 0.3 से लेकर 31 बार तक का देखें तो ये किस में होता है? ये जो गुरुत्वीय जल होता है, ठीक है, ये उसका मान होता है। बढ़ते नेक्स्ट धान की फसल जो है, फसल की जल मांग कितनी होती है। तो ऑप्शन है 1500 मिलीमीटर, 1200 मिलीमीटर, 1000 या फिर 900। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 1500 मिलीमीटर होती है धान के खेत के लिए। और सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा गन्ने में होती है। गन्ने में भी कितनी होती है? 1500 से लेकर 1600 तक होती है। तंबाकू में 620 से लेकर 780। बढ़ते नेक्स्ट, एक ही खेत में एक ही समय में विभिन्न ऊंचाइयों वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो बहुफसली, बहुमंजिली या अविराम खेती या फिर मिश्रित खेती। तो देखिए ये सिंपल है, बहुमंजिली, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग कहते हैं इसको। बढ़ते नेक्स्ट है नीलहरित शैवाल द्वारा नत्रजन मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसका अनुपातिक जो है अनुमानित स्थिरीकरण कितना होता है। तो नील हरी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है तो उसके द्वारा कितना होता है? 15 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जैसे 50 से 75 या फिर 60 से 80 या फिर 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसमें देखिए 15 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलता है जो भूमि को नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी से। एजोला से कितना मिलता है? एजोला से जो है 40 से 60 kg मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन। एक यहाँ पर जीवाणु होता है बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं फैंकिया। तो उससे कितना मिलता है? फैंकिया। तो फैंकिया से सर्वाधिक मिलता है। फैंकिया से कितना मिलता है? तो 30 से 150 kg प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसम या फिर राइजोबियम फैसियोली, राइजोबियम मिटिलोटी या फिर राइजोबियम जोपोनिकम। तो इसका राइट आंसर राइजोबियम जोपोनिकम ही होता है सोयाबीन में। ठीक है, अगर राइजोबियम मिटिलोटी तो ये लूसर्न में पाया जाता है, लूसर्न। अगर राइजोबियम फैसियोली की बात करें तो राइजोबियम जो फैसियोली होती है वो मूंग और उड़द के जो प्लांट होते हैं उसमें राइजोबियम फैसियोली देखी जाती है। ठीक है, और ये लेग्यूमिनेरस तो ये तो पता ही होगा आप लोगों को, जो मटर और मूंग होता है, मसूर होता है उसमें होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। है टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग किसके परीक्षण में किया जाता है। ऑप्शन है बीज के अंकुरण, बीज की जनन क्षमता, बीज की शुद्धता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर टेट्राजोलियम क्लोराइड बीज की जो जीवन क्षमता है उसका इसमें वो किया जाता है परीक्षण। इसमें एक विधि और होती है KMnO4 के द्वारा भी इसका परीक्षण किया जाता है। लेकिन अगर बीज के अंकुरण की बात करें तो ये किसके द्वारा किया जाता है?
तो इसमें एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ग्रोडेक्स प्रोसेस। तो ग्रोडेक्स प्रोसेस में अंकुरण देखा जाता है बीज का। बढ़ते नेक्स्ट है, ठीक है। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग अमाउंट ऑफ यूरिया। देखिए 1 किलोग्राम नाइट्रोजन कितने यूरिया से प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो 46 केजी नाइट्रोजन 100 केजी यूरिया से प्राप्त होता है। चूँकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, तो 1 केजी नाइट्रोजन की अगर आवश्यकता है तो 100/46 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 2.17 आएगा समथिंग करके इसका। तो इसमें 2.22 है, तो इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते मक्के में सफ़ेद कालिका बीमारी होती है। तो मक्के का जो सफ़ेद कालिका बीमारी होती है, वाइट बड ऑफ माइच डिसीज, तो किसके द्वारा होती है। तो लौह तत्व की कमी, जिंक की कमी, या मैग्नीशियम की कमी, या फिर नाइट्रोजन की कमी। तो देखिए ये जिंक की कमी से होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। 35 का भी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है जो लवणी क्षारीय मृदा आमतौर पर कमी होती है। तो जो लवणी क्षारीय मृदा में क्या कम होता है, नाइट्रोजन जिंक, नाइट्रोजन फास्फोरस, या फिर नाइट्रोजन गंधक, या फिर फास्फोरस गंधक। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन और जिंक की कमी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन, जिंक और कैल्शियम, इसको याद रखिएगा आप लोग। नाइट्रोजन, जिंक और कैल्शियम की कमी होती है। अधिकता किसी होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की। यहाँ पे कैल्शियम नहीं होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन, जिंक की होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फेट और जो सोडियम कार्बोनेट, इन सब की अधिकता होती है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन कानपुर, इटावा, ललितपुर, या फिर वाराणसी। तो देखिए ललितपुर में पाई जाती है, यूपी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट है कपास की काली मृदा की अधिकता होती है। ऑप्शन है इलाइट की, मोनमोरिलोनाइट की, या फिर क्योलिनाइट की, या फिर हेलोसाइट की। तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है किस पदार्थ में सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता। किस पदार्थ को मतलब सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जाता। ऑप्शन अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर पोटेशियम साइनाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को नहीं मिलाया जाता है। सेकेंड जो है मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है। तो देखिए कण घनत्व हमेशा ज़्यादा होता है मृदा का स्थूल घनत्व से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थूल घनत्व हमेशा कम होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर कण घनत्व की बात करें तो ये कितना होता है, औसतन 2.65 ग्राम होता है प्रति घन सेंटीमीटर। और इसका स्थूल घनत्व की बात करें तो 1.2 से लेकर 1.7 तक ही होता है। बढ़ते नेक्स्ट पायराइट की उपस्थिति मतलब गंधक के रूप में होती है। तो सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, या फिर थायोसल्फाइड। तो ये सल्फाइड के रूप में होती है, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस फसल में मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता अधिक होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मक्का, गेहूँ, मटर, आलू। तो देखिए इसमें मोलिब्डेनम की आवश्यकता यहाँ पे पूछा गया है। तो मोलिब्डेनम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा मटर में होती है, ठीक है। और अगर फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी से ही क्या हो जाता है, तो वेटल रोग हो जाता है, वेबटेल रोग। वेबटेल रोग किससे होता है, तो मोलिब्डेनम की कमी से कॉलीफ्लावर होता है जो फूल गोभी, उसमें हो जाता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मटर से तात्पर्य है कि जितने भी दलहनी फसलें होती हैं उन सब में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सिर्फ मटर ही नहीं, जितने भी दलहनी, मटर, अरहर, चना वगैरह सब में ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्राथमिक खनिजों के उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है माइका, मंटोमोरिलोनाइट, या फिर सल्फार, या फिर इलाइट, या फिर वर्मिकुलाइट, क्वार्ट्स, या फिर माइका और फेल्सपार। तो इसका राइट आंसर सी है, डी है, माइका और फेल्सपार की ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है। ऑप्शन है 81, 79, 77, या फिर देखिए 78% पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग 79 लगा सकते हैं, ठीक है। 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 78 लगा सकते हैं आप लोग, बी को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मृदा में धनायन विनिमय क्षमता होती है। ऑप्शन है एंटीसोल, ठीक है, एल्फीसोल, एडीसोल, या फिर वर्टिसोल। तो वर्टिसोल में होती है, ठीक है, वर्टिसोल। इसमें इसके अंतर्गत कौन सी मृदा आती है, तो काली मृदा आती है, याद रखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है यदि किसी विलयन का पीएच 6 से 4 तक घटा दिया जाए तो उसमें मतलब H+ आयन कितना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन है 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, या फिर 100 गुना। तो 100 गुना बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग H+ की वैल्यू निकालेंगे तो 10⁻⁻6 आएगी, ठीक है, pH6 में। और pH अगर 4 में निकालेंगे तो 10⁻⁻4 आएगा। इन दोनों का अंतर अगर आप लोग निकालेंगे तो
कितना 100 टाइम का वृद्धि हो रही है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट है, कौन सी हरी खाद फसल जो है तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है, किसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेसबेनिया प्रोस्टेटा। तो ये जो है ढैंचा एक होती है ढैंचा, तो ढैंचा की प्रजाति है ये, तो इसमें पाई जाती है इसके ग्रंथियों में। बढ़ते नेक्स्ट, क्षारीय भूमि में सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम फास्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट इसको क्या बोलते हैं, इसी को जिप्सम बोलते हैं। तो इस क्षारीय मृदा के लिए यही यूज होता है जिप्सम। कितना यूज होता है, तो 150 से लेकर 400 kg पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बढ़ते नेक्स्ट, राइजोबियम के लिए आवश्यक है कोबाल्ट, कोबाल्ट कहाँ से लाएंगे, तो ऑप्शन है B6, B12, B, C या फिर ए। देखिए जैसा कि पता होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कौन एंजाइम जो है एमाइड नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। एमाइड नाइट्रोजन में यूरिया आ जाता है मेनली, तो यूरिया, तो इसमें यूरेज ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यूरेज एंजाइम जो है एमाइड नाइट्रोजन को अमोनियम नाइट्रोजन में बदलता है। नेक्स्ट है, धान की फसल में जो है पड़नी छिड़काव है तो जिंक सल्फेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 2.5 kg प्रति हेक्टेयर, 5 kg, 7.5 kg या फिर 10 kg प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर 5 kg प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक जीवाणु जैविक उर्वरक नहीं है, ऑप्शन है राइजोबियम, ठीक है, एजोस्पिरिलियम या फिर एजोटोबैक्टर या फिर एजोला। तो देखिए एजोला नहीं है यहाँ पर, एजोला जैव उर्वरक जीवाणु तो है लेकिन ये जैविक उर्वरक के रूप में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे सूरजमुखी मालवेसी, यहाँ पे कुल है, कुल मीन्स फैमिली, यहाँ पे क्रॉप है, तो सूरजमुखी मालवेसी। तो देखिए पहला ही इसमें गलत है, सूरजमुखी मालवेसी का नहीं होता है, सूरजमुखी जो है कंपोजिटी होता है। ठीक है, ये कंपोजिटिव फैमिली का होता है। अगर मालवेसी फैमिली की बात करें, मालवेसी में कपास और पटसन आता है। ठीक है, कॉटन एंड पटसन, ये याद रखिएगा आप लोग। और दालें जितनी आती हैं लेग्यूम्स में आती हैं, तो मूंग भी इसका सही है, सरसों जो आता है क्रूसीफेरी में आता है, ये भी सही है। और राइस जो होता है ग्रैमनी में आता है, ग्रैमनी में जितने भी गेहूँ वगैरह होते हैं, गेहूँ धान जई गन्ना ये सब ग्रैमनी में आ जाते हैं। इसी को पोएसी फैमिली भी बोलते हैं, पोएसी, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय क्रिया, ये देखिए पहले सेट में आप लोगों को मिला था, तो किस में होता है, स्ट्रोमा में होता है। तो ये हम लोग वीडियो में आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल का वीडियो प्रोवाइड करवाया है फोटोसिंथेसिस करके, तो उसमें आप लोग देखिएगा सब बता रखा है कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है, और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, तो सारा कुछ बता रखा है। बढ़ते नेक्स्ट है जो फेरोमोन ट्रैप किसको आकर्षित करता है, तो देखिए कीट पकड़ने की एक तकनीकी है फेरोमोन ट्रैप, तो ये जो है मेल मोथ होते हैं उनको पकड़ता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। बढ़ते नेक्स्ट है, पौंड श्वेत जो है गिडार निकालने का समय क्या है, निकलने का समय क्या है, तो सुबह 6 से 8 या फिर 8 से 10 PM, यानी कि सुबह नहीं, यहाँ पे PM शाम होता है, यहाँ पर भी शाम हो जाएगा, 6 से 8 PM, तो 6 से 8 शाम या फिर 4 से 5 सुबह। तो देखिए शाम को 6 से 8 जब गोधूल बेला होती है उस टाइम ये निकलते हैं, और फिर ये आके जो है पत्तियों के जो प्लांट के जो लीव्स होती हैं उनको खा जाते हैं, और फिर रात भर ये उसी पे रहते हैं, और सुबह जैसे ही सुबह 4 से 5 बजता है ये फिर जो है भूमि में चले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। बढ़ते नेक्स्ट है, मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशक कौन सा है, ऑप्शन है मिथाइल पैराथियान या फिर डाईमिथियोट या फिर फोसिलॉन या फिर क्लोरपाइरीफॉस। तो इसका राइट आंसर फोसिलॉन हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉप है, यहाँ पे उसके इंसेक्ट हैं, यहाँ पे मैच करना है कौन सा सही सुमेलित नहीं ये देखना है। तो पी में स्टेम्बोरियर ये बिल्कुल सही है, मस्टर्ड में आरा फ्लाई ये भी सही है, ज्वार में सूट फ्लाई ये भी सही है, मैंगो में प्रिंटेड बग ये गलत है। देखिए मैंगो में जो है मैंगो करके ही एक होता है, ठीक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है मैंगो मेली बग, तो ये गलत हो जाएगा, मैंगो मेली बग होगा, ठीक है, मैंगो मेली बग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, इसमें मैच नहीं है सही से। नेक्स्ट है जो है पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस खरपतवार का नियंत्रक कौन सा है, कांग्रेस घास इसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए इसका अच्छा सा नियंत्रक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जाइगोग्रामा जो बायोकोलोरेट होता है इसका, ठीक है, यह एक प्रकार का वो जीव है, इसको छोड़ देंगे तो ये सारा वो जो ये कांग्रेस घास होती है उसको खा जाता है ये, तो जाइगोग्रामा बायोकोलोरेट होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है जो ट्राइकोडर्मा का उपयोग अधिक लाभप्रद है, तो दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें या गन्नों के लिए या फिर कपास के लिए। देखिए ट्राइकोडर्मा का यूज सर्वाधिक किसके लिए होता है, तो दलहनी फसलों के लिए होता है, ठीक है, जो दलहनी फसलें में जो उकठा रोग होता है, एक सेकेंड, उकठा
मेनली कहाँ होता है, चने में होता है, तो उसके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा। बढ़ते नेक्स्ट अर्थसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है, तो देखिए जो जनन कोशिकाएं होती हैं, तो इसमें जनन कोशिका कौन सी होती है, जड़, पत्ती, तना या फिर परागकोश, तो परागकोश जनन कोशिकाएं, तो इस आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। राई सरसों फल को क्या कहते हैं, तो बेरी, फली, दृढ़ फल या फिर सिलिकुआ, तो इसको सिलिकुआ बोलते हैं, ठीक है। राई या फिर सरसों के फल को सिलिकुआ बोलते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन्स का पृथक्करण कौन सी जनरेशन में होता है, तो F1, F2, F3, F4, तो यह F1 जनरेशन में ही हो जाता है जीन्स का पृथक्करण, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, ऑप्शन है GH सेल या फिर ML जेन्स्किन या फिर WM जॉनसन या फिर GL जिंक्स, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो प्योर लाइन थ्योरी है, प्योर लाइन थ्योरी इसको प्रपोज किसने किया था, तो WL जॉनसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। राइट आंसर इसका भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में जो है प्रथम संकर प्रजाति किसकी विकसित की गई थी, ऑप्शन है बाजरा, कपास, मक्का, ज्वार, तो देखिए यहाँ पे गलती से कपास मत लगा दीजिएगा, कपास को तो सबसे पहले मान्यता दी गई थी, लेकिन सबसे पहले बाजरा हुआ था, इसलिए हाइब्रिड बाजरा 1 इसको बोलते हैं, HB1। बढ़ते नेक्स्ट टिटिकल एक है, टिटिकल किसकी प्रजाति है, तो देखिए ऑप्शन है इंटरस्पेसिफिक क्रॉप, इंट्रास्पेसिफिक, इंटरजेनेटिक क्रॉप या फिर इंटरजेनरिक क्रॉप, तो देखिए ये इंटरजेनरिक क्रॉप है, इंटरजेनरिक क्रॉप, तो ये किसके बीच होती है, ये जो राई और प्लस गेहूँ, ये राई और गेहूँ का जो जब इंटर क्रॉस करेंगे तब यहाँ पर टिटिकल नामक एक नई प्रजाति विकसित होती है। नेक्स्ट है फलों के पकते समय कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन है मीथेन, ऑक्सीजन, एथाइलिन या फिर एसिटिलीन, तो देखिए एथाइलिन का उत्सर्जन होगा, एथाइलिन को जो है फल पकाने वाला मतलब एंजाइम भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। उत्तम जेली का पीएच कितना होता है, 3, 3.2, 3.3 या फिर 3.4, तो इसका 3.2 होगा, राइट आंसर क्या होगा, बी। बढ़ते नेक्स्ट है देखिए C4 पौधों का प्रकाश अवशोषण होता है नग्न या समान से कम या फिर समान से अधिक, देखिए C4 प्लांट जो भी होते हैं उसमें जो है मतलब ज़्यादा ये ज़्यादा वाटर ग्रहण करते हैं, जैसे गन्ना वगैरह आ जाएगा इसमें, तो इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है और जल की ग्रहण क्षमता भी अधिक होती है, लेकिन जो प्रकाश शोषण है, फोटो एक्सप्रेशन, तो वो बहुत नगण्य होता है, ना के बराबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन जो C3 प्लांट होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इनका एग्जांपल देखना चाहें तो इसमें एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे, C4 में C4 का जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा होता है, और अगर C3 का तो गेहूं, धान, जौ, सरसों, चना, मटर वगैरह आ जाएंगे, इसमें प्रकाशीय शोषण ज़्यादा होता है C3 में, और C4 में ना के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग C3 C4 प्लांट, ये भी हमने आप लोगों को बता रखा है। अगर आप लोगों ने मेरे स्टडी मटेरियल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिए, एग्रीकल्चर का हमने बना रखा है स्पेशली, ठीक है। सारा कुछ उसी से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है श्लेष्मी पदार्थ भिंडी किस भाग से निकलता है, तो भिंडी श्लेष्मी पदार्थ जो है भिंडी के किस भाग से निकलता है, ऑप्शन है फूल से, पत्ते से, फल से या फिर जड़ और तना से, तो ये फल से निकलता है, राइट आंसर फ्रूट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सब्जी जो है सब्जी फसलों के किस वर्ग में अधिकतम फसलें सम्मिलित हैं, तो देखिए यहाँ पर जो कुकर बिटेसी होता है इसी में जो है लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी वगैरह आता है, तो इसी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कोर क्रॉप तो इसमें फूल गोभी वगैरह आता है, फूल गोभी, बंद गोभी और जो ब्रोकली आती है वो, और जो सोलेनेसी आता है, सोलेनेसी, तो सोलेनेसी में जो बैगन, टमाटर, मिर्च, आलू वगैरह सोलेनेसी में आते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सेब के पौधे की कटाई छटाई के लिए उपयुक्त मौसम कौन सा होता है, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल, शीतकाल या फिर कोई नहीं, देखिए ग्रीष्मकाल में इसकी कटाई छटाई कर दी जाती है, फिर जब वर्षाकाल स्टार्ट होता है तो इसमें भंवरे आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, तरबूज की, खरबूज की, खीरा की या फिर चिचिंडा की, तो देखिए तरबूज की प्रजाति है शुगर बेबी, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सोयाबीन में बीज और तेल का परसेंटेज कितना होता है, अभी हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें प्रोटीन कितना होता है, तो 62%, और तेल कितना होता है, तो 20%। देखिए इसमें किसी में है मैच कर रहा है, 42% प्रोटीन और 20% तेल, तो तेल 20%, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 20% तेल, 40% प्रोटीन। बढ़ते नेक्स्ट है सीड प्लांट तकनीकी किस में अपनाई जाती है, ऑप्शन है आलू में, गेहूं में, धान में या फिर मक्का में, देखिए आलू में अपनाई जाती है सीड प्लांट तकनीकी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये जो है आलू को रोग मुक्त बीज मतलब प्राप्त करने की एक तकनीकी है,
पपीते के बीज दर क्या होगी, तो 5 kg प्रति हेक्टेयर, 2 kg, 2.5 kg, 1.5 kg या फिर आधा kg। तो देखिए 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें यूज होगा, 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते नेक्स्ट है नॉन क्लाइमेटिक फलों का युग्म कौन सा है, नॉन क्लाइमेटिक। तो पपीता, फालसा, आम, अंगूर, नींबू, लीची या फिर फालसा, अमरूद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नॉन क्लाइमेटिक में आते हैं। नेक्स्ट, अंगूर में पाए जाने वाला मुक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है, टार्टरिक, साइट्रिक, मैलिक या फिर एसिटिक। तो देखिए इसका टार्टरिक एसिड पाया जाता है इसमें, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, केले के प्रवर्धन के लिए अंतःभूस्थारी कितने पुराने होने चाहिए, तो ऑप्शन है, तो इसमें देखिए राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 से 4 मंथ पुराने होने चाहिए। नेक्स्ट है जो आलू का जो अगैती और पिछैती अंगमारी अवरोधी आलू कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी अशोक या कुफरी बादशाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुफरी बादशाह होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग तीसरा सेट पूरा लगा चुके हैं, सेट नंबर 3। अब हम लोग सेट नंबर 4 लेकर आएंगे बहुत ही जल्द, आज ही ये भी अपलोड हो जाएगा। तो जो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में।